हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ने वाले संधि, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये उन सब के लिए जिनके एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। और जब हिंदी के अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें संधि ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। संधि के कम से कम आपको हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर वीडियो का एग्ज़ाम इस समय शेड्यूल्ड है। यूपी SSSC इस एग्ज़ाम को करा रही है, आपको पता है। और 2018 वाला एग्ज़ाम है जो कैंसिल हो गया था, वो होने वाला है इस अभी 2-3 दिनों के बाद। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें संधि ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके साथ साथ और लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनके एग्ज़ाम में हिंदी आने वाली है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। उसके साथ साथ बहुत अच्छी ट्रिक से समझाऊंगी। जो भी कुछ समझाऊंगी आपको आज ही याद हो जाने वाला है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि संधि का आखिर अर्थ क्या होता है। तो संधि आप जानते होंगे, आपने शब्द सुना भी होगा। जब दो देश किसी चीज़ को लेकर आपस में मेल करते हैं, किसी पे समझौता करते हैं, तो कहते हैं ना हमारे बीच में संधि हुई है। संधि माने मेल होना या जोड़ना किसी चीज़ को। तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। और संधि को यहाँ पर संधि विच्छेद कर दिया गया। विच्छेद से भी समझ जाइएगा कि अगर हमने कोई शब्द को उसके वर्णों में तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, तो वो विच्छेद कहलाता है। विच्छेद माने अलग हो जाना। और जब हमने जोड़ दिया तो वो संधि कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए संधि का जो विच्छेद, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। संधि का विच्छेद लिख के आ जाएगा तो समधि, ये भी रट लीजिएगा, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ये समधि में टूटता है। और ये जो माँ ऐसे लिखा है, हलंत लगने का मतलब है इस माँ के साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा है। और जब भी हम कोई वर्णमाला में अक्षर पढ़ते हैं अगर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें स्वर ना हो। बिना स्वर के हम कोई भी अक्षर को हम पढ़ नहीं सकते। जैसे कि अगर हम क पढ़ रहे हैं, हम क ऐसे करके पढ़ते हैं ना, तो क इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ऐसे ये हलंत लगा हुआ जो होता है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा और हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। और बच्चे अक्सर इसे आधा बोलते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो जैसे अगर ये क है, क का हम जब विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण को भी हमने तोड़ दिया तो ये क्या हो गया, ये इस तरह से लिखा जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। यानी कि हलंत लगने का मतलब ये का अपने आप में अब पूर्ण नहीं है। इसको जब पूर्ण करेंगे तो इसके साथ स्वर जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई व्यंजन बोलना चाहते हैं, अब आप सोचेंगे व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, तो इसकी वीडियो भी चैनल पे आप जाके देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, उसमें आपको स्वर जोड़ना ही पड़ेगा। जब आप स्वर साथ में जोड़ेंगे तभी आप उस व्यंजन का उच्चारण कर सकते हैं, अदरवाइज उस व्यंजन का आप उच्चारण नहीं कर सकते। अब आपको बता दूं, स्वर जो होते हैं, अ से लेकर, आपने जो वर्णमाला देखी होगी, अ से लेकर, ठीक है, अ से लेकर आहा तक बच्चे कहते हैं स्वर हैं। और ये आहा से आहा तक जितने भी हैं वो स्वर होते हैं। अब मैं अभी आपको डिवाइड नहीं कर रही हूँ क्योंकि चैनल पर वीडियो आप देख लीजिएगा, अंतःस्था कौन से होते हैं और अयोगवाह कौन से होते हैं वो आप देख लीजिएगा। और क से लेकर ज्ञा तक जितने भी होते हैं वो व्यंजन होते हैं। यानी कि क से लेकर ज्ञा तक का अगर आप उच्चारण करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो इसमें आपको क्या मिलता है, स्वर लगा हुआ मिलता है। क्योंकि आप देखिए ऐसे लिखते हैं क ख, है ना। तो इसका मतलब इसके साथ अ जुड़ा है, अ माने छोटा, इसके साथ भी जुड़ा है। लेकिन ऐसे आपने कहीं नहीं देखे होंगे हलंत लगे हुए, क्योंकि हम इन्हें बोल ही नहीं सकते। जब इनमें हलंत लगा है तो इनमें स्वर नहीं है, तो इनमें स्वर नहीं है। मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, जैसे अभी बताया था मैंने। ये तो हम नॉर्मली बोलते हैं। और इसका अगर हम विच्छेद करेंगे कि इसमें क्या क्या है, इसके अंदर क्या है भाई देखो, तो इसमें ये होता है। ठीक है, इसका मतलब इसके साथ स्वर जुड़ा है। इस चीज़ को याद रखिएगा, हर जगह आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, वैसे बच्चे क्या करते हैं, जैसे विद्या लिखा है तो वैसे तो विद्या ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब आजकल ऐसे लिखा जाता है, आजकल क्या, वैसे सच सही जो है वो इस तरह से, अब ये है किताबों में आजकल बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ आ रहा है विद्या, ये सही लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा, इस दा में, इस दा में कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। तो बच्चे इसे आधा बोलते हैं कि आधा दा, है ना। लेकिन इसमें जब स्वर नहीं है तो अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो इसलिए इसे आधा बोलते हैं, अपूर्ण बोलेंगे वैसे तो इसे। तो ये यहाँ पे हो गया समधि, तो इसको बोलेंगे। और ये आपको पहले मैंने यहाँ पे बता ही दिया। तो ये समतोष का संतोष हो गया संधि पूरा, देव का देवेंद्र, भानु उदय का भानुदय। तो इस तरह से ये संधि होती है। अब संधि के कितने भेद होते हैं, इसको जो है ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों। संधि के 3 भेद होते हैं, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। संधि के 3 भेद होते हैं, बार बार मैं आपको बता रही हूँ। इनके उपभेद भी हैं तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा।
ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको एक यहाँ पर और बता देती हूँ, वैसे अगर आप पूछेंगे स्वर कितने होते हैं तो स्वर जो हैं वो 11 होते हैं, और व्यंजन जो है वो कितने होते हैं तो व्यंजन जो है वो 33 होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, इससे संबंधित वीडियो है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बता दिया। 3 संधि होती हैं, स्वर संधि जिसे अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि जिसमें हल संधि कहते हैं जिसे, और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि से आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि ये संधि किससे संबंधित है, स्वरों से संबंधित है, जिसमें स्वरों का मेल हो, स्वरों में कोई विकार हो, स्वरों में परिवर्तन हो, ठीक है, एक स्वर से दूसरा स्वर बन रहा है तो वो स्वर संधि हो गई। व्यंजन संधि में क्या है, इसमें व्यंजन इन्वॉल्व होगा, ठीक है, व्यंजनों में कोई विकार या परिवर्तन होता है तो वो व्यंजन संधि है। और विसर्ग संधि को आप जानते हैं, जिसमें इस तरह के विसर्ग लगे होते हैं तो वो विसर्ग संधि है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, संधि 3 ही प्रकार की होती हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख ही रहा है 2 स्वरों के, मैंने बता दिया स्वर संधि का मतलब क्या है कि स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल में होने वाले जो विकार होता है या परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय को हम इस तरह से विद्या प्लस आलय करके लिख सकते हैं, तो ये मैं अभी आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर इस चीज़ को बार बार इसीलिए मैं ऊपर बोल रही थी कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, ये याद रखिएगा। संधि अगर पूछेगा तो आप 3 ही प्रकार बताएंगे, लेकिन स्वर संधि आप बताएंगे 5 प्रकार की। अब स्वर संधि में भी 5 प्रकार कौन कौन से हैं, ये 5 प्रकार यहाँ लिखे हैं। पहली है दीर्घ स्वर संधि। इस अब मैंने दीर्घ स्वर संधि से क्यों बोला, इसे दीर्घ संधि भी बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसे करके दीर्घ स्वर संधि लिखा हुआ भी मिलेगा तो वो भी सही है, दोनों ही सही है, ठीक है, क्योंकि ये स्वर का सब डिवीज़न है तो वही इसमें स्वर हर संधि में लगा हुआ आपको मिलेगा। जैसे गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, इसे ऐसे करके भी बोलते हैं। तो ये आपको 5 यहाँ पर देखने को मिल गई। आज मैं इन 5 को ही आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ ट्रिक से पढ़ाऊंगी, बिल्कुल आज ही आपको ये याद हो जाने वाली है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं दीर्घ संधि में। तो दीर्घ संधि में एक बात याद रखिएगा, बिल्कुल ट्रिक यहाँ पे बता रही हूँ, आप केवल ये जो छोटा आ जैसे बोलते हैं बच्चे, वैसे ये अ होता है और ये होता है आ, ये अ ये आ, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं छोटा बड़ा। तो जिस तरह से आप समझ सकें समझिए, बस समझने की बात है, हमारा आंसर सही होना चाहिए एग्ज़ाम में, इससे हमें मतलब होना चाहिए। अ से लेकर आप बड़े ऊ तक याद रखेंगे दीर्घ संधि में, और किसी भी स्वर को याद मत रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। अब आप ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी बताइए भाई, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो छोटे वाले अक्षर यानी कि जैसे हम छोटा आ बोल रहे हैं, छोटी ई बोल रहे हैं, छोटा ऊ बोल रहे हैं, तो ये कौन से हो गए, ये ह्रस्व स्वर हो गए। और अगर हमने बोल दिया बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो ये दीर्घ स्वर हो गए, याद रखना। तो इस तरह से, और इसके साथ और भी जुड़े रहते हैं, वो सब आप देखिएगा। दीर्घ और ह्रस्व का मैंने इतना आपको हिंट दे दिया, आप जाके देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ये दोनों स्वर आ ई ऊ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ ई ऊ आ जाएं, ठीक है, तो वही बात है कि ह्रस्व या दीर्घ, इनसे कोई मतलब नहीं, इसको अगर नहीं भी लिखते तो भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे बता रही हूँ मैं कि आ ई ऊ के बाद आ ई ऊ आ जाएं तो दोनों के मिलने के बाद देखो ये बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी, बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। या मैं आपको ये बता दूं कि अ के साथ अगर हम आ जोड़ दें तो भी आ बनेगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो, और सेम इस चीज़ को भी याद रखना कि सेम ही स्वर मिलेंगे, उसका छोटा और बड़ा। जैसे अगर हमने अ मिलाया है तो आ के साथ बड़ा आ ही मिलेगा, इसको याद रखना। अ के साथ ई आप नहीं मिला सकते, ठीक है, या ई या ऊ कुछ भी नहीं मिला सकते। आ के साथ आप आ ही मिलाएंगे, उसका छोटा और उसका बड़ा, और बनेगा बड़ा वाला ही। देखो ये बड़ा आ बना, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना ध्यान से कि यहाँ पर हमें एक तो छोटे आ से लेकर बड़ा ऊ तक याद रखना है, ये जो है इसमें स्वर इन्वॉल्व है। और इसमें क्या होगा कि जब भी हम मैच कराएंगे तो सेम ही स्वर से मैच कराएंगे, ऐसा नहीं है आपने आ के साथ ऊ को मैच करा दिया, नहीं,
आ के साथ आ ही मैच कराना है, चाहे आप छोटे आ वाला कराएं चाहे बड़े। ऐसे ही आप ई के साथ ई ही मैच कराएंगे, चाहे छोटी ई को छोटी से कराएं, चाहे छोटी ई को बड़ी से कराएं, चाहे बड़ी के। ऐसे ही आप ऊ को ऊ से ही कराएंगे यहाँ पर मैच, चाहे छोटा ऊ को छोटे ऊ से कराएं, चाहे बड़े ऊ को बड़े ऊ से कराएं, चाहे छोटे ऊ को बड़े ऊ से कराएं। ठीक है, इस चीज़ को दीर्घ संधि में याद रखना, तो आपको बिल्कुल रटा रहेगा। और बड़े वाले इसमें दीर्घ जो हैं स्वर वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ह्रस्व प्लस दीर्घ जोड़ा तो बनेगा क्या, दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे देखो ये है, अब यहाँ पे देखो ये है, ई जोड़े हैं आपने, सेम है बिल्कुल, बनेगा बड़ी ई। कोई और दूसरे में जुड़ गया है, आ जुड़ा है, ऊ जुड़ा है, नहीं जुड़ा। ऐसी ऊ वाले में आपने ऊ जोड़े हैं और क्या हो गया, बड़ा ऊ बन गया, है ना। तो ये कॉमन हो गया, बस इतने ही 3 है इसमें, और है ही नहीं। अब यहाँ पे जोड़ के दिखा रही हूँ मैं आपको, एक एक बता रही हूँ यहाँ पे। जैसे आपने अ को जोड़ा तो आ, तो इसमें हमें ये वाले वर्ण से मतलब नहीं है, इस समय छोड़ दो, हमें कोई मतलब, हमें इन दोनों से निकटतम बताया था, निकटतम वर्ण। तो इसमें म में क्या लगा है, अ लगा है, ये भी अ है, अ बन के क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। तो यानी कि छोटा छोटा मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, है ना। तो यही तो यहाँ पे बता रहे हैं, सेम यहीं पे ये हिमालय में ये हटा दो, ये लय हटा दो, ये माँ में छोटा आ लगा है, ये बड़ा आ है, और ये क्या बन गया, ये बड़ा आ बन गया, यहाँ पे ये भी हट जाएगा, है ना। तो इसी तरह से सेम यहाँ पर ये छोटी बड़ी में ये तो हटा ही देंगे हम, ये द्रा और रा, ये हमने यहाँ भी हटा दिए। जब ये यहाँ पे क्या है, वी है, ये ई है, ये छोटी ई है, ये भी छोटी ई, क्या बन गई, बड़ी ई बन गई। बड़ी ई की मात्रा तो है वाह के ऊपर, ऐसे यहाँ पे है, ऐसे ये छोटी की मात्रा ये बड़ी ई की है, तो ये बड़ी ई बन गई यहाँ पर, है ना। देखो इसमें इस चीज़ को याद रखना। तो ऐसी ऊ वाले में यहाँ पे है, आपको दिख रहा है, ये छोटा ऊ है, ये छोटा ऊ है, ये क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। ये तो इनसे हमें नहीं मतलब है, हमें वर्ण से मतलब है, निकटतम वर्ण से। ठीक है, अब आ जाते हैं गुण संधि पे। गुण संधि बहुत ध्यान रखना, दीर्घ संधि से अलग है थोड़ी सी। इसमें देखो, इसमें क्या है, जो दोनों को जोड़ने पर, मान लीजिए हमने आ और ई इन सबको जोड़ा, तो या तो ए बनेगा, याद रखना, या ओ बनेगा, याद रखना इस चीज़ को, और एक बनेगा अर। 3 ही बनेंगे, आए नहीं बनेगा, आए और औ को छोड़ दीजिएगा। ए आए ओ आओ होते हैं, तो आप इसको और इसको छोड़ दीजिए, ये लास्ट में बनेगा, ये बनेगा, और ऋर को भी आप यहाँ पे लेंगे तो ऋर से बनेगा अर। ऋर से क्या बनेगा, अर। इसको स्पेशल याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए गुण संधि में, गुण संधि में आपको दिख रहा है, आ के साथ हमने क्या जोड़ दिया भाई, ई जोड़ दिया। जबकि दीर्घ संधि में क्या था, दीर्घ संधि में आ के साथ आप आ ही जोड़ेंगे, चाहे आप छोटा आ जोड़ें, चाहे आप बड़ा आ जोड़ें, और उसमें भी बड़ा आ ही बनेगा, यानी कि सेम बिल्कुल। और इसमें क्या करा हमने, आ के साथ ई जब हमने जोड़ा है तो क्या बना, हमने क्या बताया, आंख बंद करके याद रखना, ए बनेगा, या तो वो ओ बनेगा बोलने में, या ऋ वाला अर बनेगा। अब यहाँ पे आ और ई जोड़े, आ और ई जोड़े तो ए बना। यहाँ पे देखो नर, नर, नर में क्या है, आ है, दिमाग लगाइए आप। इसमें क्या है, ई है, हमें पता है आ और ई को जोड़ने पर ए बनेगा, यानी कि आवाज़ कैसी आनी चाहिए, ए की साउंड आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगी, नरेंद्र, ए की आवाज़ आ रही है, आ गई नरेंद्र में इसमें। ऐसे यहाँ पे नर में अ है, ये बड़ी ई है, अ और ई जोड़ा क्या बनेगा, बता दिया आपको, ए ही बनेगा, हर हाल में ए बनेगा। ये देखो ए बन रहा है, केवल है ए बन रहा है, ए ही बनेगा। अ है ये, और ये बड़ी ई है, क्या है ये, अ। रा में, रा मैंने बताया था कि क्या होता है, इसके साथ अ जुड़ा रहता है, तो इसमें क्या है, अ है, और ये बड़ी ई है, आ और बड़ी ई जो मिलकर क्या बनेंगे, ए बनेंगे, बताया आपको। तो क्या हो जाएगा, नर और ईश क्या हो जाएगा, नरेश, नरेश। ए की मात्रा आ गई रा पे, रा पे किसकी मात्रा है, एक मात्रा किसकी होती है, ए की होती है, नहीं होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल यही ऐसी महा, बड़ा आ और ई मिलकर महा, आ और ई। और आपको पता होना चाहिए इस चीज़ में, अभी और भी बता रही हूँ आपको, कि जो इसमें इसके बारे में हम बात कर रहे हैं गुण संधि में, गुण संधि में हमेशा याद रखना कि अ से लेकर ऋ तक ये आपस में जोड़े जाएंगे, चाहे आ के साथ हम ऊ जोड़ें, चाहे हम आ के साथ ई जोड़ें, ठीक है, चाहे ऋ जोड़ें, चाहे बड़े आ के साथ बड़ा ऊ जोड़ें, ठीक है, याद रखना। ये देखो ये हैं सब, लेकिन बनेंगे क्या, या तो ए बनेगा, या ओ बनेगा, या अर बनेगा। और अर आपको पता कब बनेगा, जब ऋ जुड़ा होगा। अब आपको यहाँ पे मैंने बता दिया ए बनेंगे। अब ये ओ वाले देखो, सब ये ओ बन रहे हैं,
लास्ट में इक्वल टू ओ है, आ के साथ ऊ जोड़ा, मैंने बताया था अ से लेकर ऋण तक आपको जोड़ेंगे। जोड़ने में ये दोनों ये सब अक्षर काम आएंगे, एक तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋ, ये जोड़ने में काम आएंगे। और जोड़ने के बाद बनेगा क्या, ओ बनेगा। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ, जब आप ई जोड़ेंगे, जब आपको ई की साउंड जहाँ आए, जहाँ पे ई की साउंड आए, देखो ट्रिक है ये, जहाँ पर ई की साउंड आएगी वहाँ ए बनेगा। आपको दिख रहा है जब हमने यहाँ पर ई वाले जितने जोड़े हैं तो लास्ट में हमें ए की साउंड मिली है। किसकी साउंड मिली है, ई की। इनसे तो मतलब मत रखो। अभी क्या जोड़े हमने, आ के साथ ई जोड़े हैं तो ए की साउंड। अब हम जब आ के साथ ऊ जोड़ रहे हैं, वहाँ ई जोड़ी है, छोटी ई और बड़ी ई दोनों, यहाँ छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों जोड़ेंगे तो ओ आएगा। ओ में ऊ जैसी आवाज़ वैसी भी आती है, तो क्या क्या आएगा बन के, हमें क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्ञान और ऊ, तो ओ बन जाएगा। जहाँ पे ऊ आए आप समझ जाओ ओ बनेगा, यहाँ डेफिनेटली ओ बनेगा, है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको, आप ट्रिक है ये। अब ऋण वाले में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जैसे मान लो और ऋण जोड़ा तो आप यहाँ पर ऋण जो है, ऋण में अर्शी आ जाएगा आवाज़, जैसे देवर्षि, महर्षि, और आवाज़ आ रही है। ऋण वाले आप, ऋण वाला आँख बंद करके ऋषि जिसमें ऋण लगा है, तो आप बता दीजिए कि ये कौन सी संधि है, ये गुण संधि है। तो ये ऐसे आप ऐसे करके याद कर लेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में हमने गुण संधि में एक तो हमने ए छोड़ दिया था, एक हमने क्या छोड़ा था, औ छोड़ा था। ये दोनों हमारे वृद्धि संधि में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने पहला आ ये है, लेकिन हमने यहाँ पे जोड़ा किसे, ए आई को जोड़ा है। ए आई को जब जोड़ा है बनेगा ए ही। ये देखो ए बन रहा है, बन क्या रहा है, ए बन रहा है। जोड़ा क्या है, एक या ए को जोड़ा है, ये याद कर लीजिए हमने। जबकि देखिए गुण संधि में हमने कहीं भी ए को नहीं जोड़ा था, ई जुड़ी थी, ऊ जुड़ा था, और क्या जुड़ा था, ऋण जुड़ा था, ई और ऊ। और जैसे ही हम वृद्धि संधि में आए हमने क्या चीज़ जोड़ना शुरू कर दिया, ए और ए को जोड़ना शुरू कर दिया, और बनेगा हमारा ए ही। ये देखो, तो एक एक यानी कि ये ए और ये आ, ये का, ये वाला ए छोड़ेंगे, ये का छोड़ देंगे, ये भी ए छोड़ दो, ये का छोड़ दो, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे आप देखो, इसको यहाँ पे फिर से बता रही हूँ अभी, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, हमें का से मतलब और ए से मतलब है। का पे क्या लगा है, आ लगा है, और प्लस ये क्या है, ये ए है। तो क्या बन गया, आपको पता है, जैसे ही हमने ए जोड़ा, आंख बंद करके ये याद कर लो कि कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। ए जोड़ने पर यानी कि ए की साउंड आ रही है, और वृद्धि संधि में जोड़ने पर क्या बनता है, आय बनता है। ए तो बनेगा ही नहीं, ए गुण संधि में बनेगा। तो आपको पता होगा एक एक क्या होगा, एक एक, क्या हो गया, एक एक। ऐसे ही इसमें आ गया, इसमें आ है, इसमें आय आपको यहाँ पे दिख गया, ऐसे यहाँ पे ए दिख गया, आप समझ जाओ कि ये वृद्धि संधि है। अब इसमें जोड़ने पे आपको क्या आएगा, आय आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आय आना चाहिए। यानी कि मत एक का मतलब मतैक, सदा एव का मतलब सदैव, है ना। इस तरह से महा ऐश्वर्य का मतलब महेश्वर्य। इस ए से याद रखिए, यहाँ पर ए जुड़ेगा या ए जुड़ेगा, बनेगा आई। ऐसे आप देखो यहाँ पे अ और ओ जुड़ा है, इसमें ओ जुड़ गया है, और बनेगा क्या, औ ही बनेगा। बता दिया आपको मैंने, बनेगा आए या औ। इस चीज़ को याद रखना। अब यहाँ पे क्या हो गया, आ ओ औ, बन औषधि। हमने औ जोड़ा तब भी औ ही बनेगा, आ में ओ जोड़ेंगे तो भी औ ही बनेगा, महा औ जोड़ा है तो भी महौषधि बनेगा। अब यहाँ पे देखो ये आ गया, परमौषध, परमौषध, आ औ को जोड़ेंगे औ ही बनेगा, महा औषध। आगे समझ में। तो चाहे आप ओ जोड़ो चाहे औ जोड़ो, बात वही है कि ये बनेगा औ ही, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये ओ वाले उदाहरण जो है, यहाँ पे देखो औ वाले ही उदाहरण दिए हैं। एक चीज़ है ये वन औषधि, ये आप देख लीजिएगा। और ओ वाले उदाहरण भी, ओ जोड़ो चाहे औ जोड़ो, बनेगा औ ही आ के साथ। यहाँ पे आय जोड़ा है, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। ऊपर वाले में आय और औ नहीं जोड़ा था। अब आ जाते हैं एड़ संधि। एड़ संधि बहुत ईजी है। एड़ संधि में आप अगर यहाँ पर ये पढ़ेंगे, ये सब इनकी डेफिनेशन, तो आपको कठिन हो जाएगा। एड़ संधि की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, इसमें आधे अक्षर आते हैं बनने के बाद ही। देखो यद्यपि, ये दादा है, ये तादा है, न दादा है, ये वादा है।
इसकी ये पहचान रहती है। अगर आपके लिए इस तरह से शब्द मिल जाए और पूछें इसमें कौन सी संधि है, तो अगर आधा अक्षर बना है तो आप बता दीजिएगा कि ये एण संधि है। ठीक है, ये देखो इनमें सब में आधे होंगे। ये देखो अन्वय में आधा है, स्वागत में आधा सा है, और ये देखो अन्वेषण में पित्रा त्रा जो है इसमें आधा है। ता और रा होता है, त्रा कैसे बनता है, ता और रा से बनता है ना, तो इसमें आधा अक्षर है। अब यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, अगर असमान स्वर होता है तो ई और ई को या बन जाता है। स्वर ई और ई के आगे, अगर ई और ई के आगे उसी के समान नहीं होकर दूसरा स्वर लगा है तो ई और ई काय में बदल जाते हैं, या में बदल जाते हैं। और ऊ और ऊ के आगे, अगर वो तो ई की बात हुई, अब ऊ और ऊ की बात हो रही है, इसमें लगा होता है तो ये वा में बन जाएगा। ठीक है, ई वाला काय में बन जाएगा, ई वाला बन जाएगा या में, ऊ वाला बन जाएगा वा में, और रिर वाला जो है वो बन जाएगा रा में। अब इनके उदाहरण देख लो। देखो ई के साथ क्या लगा है, ई के साथ आ लगा है, तो ई का समान स्वर कौन सा है, बड़ी ई है। लेकिन ई के साथ जब आ लगा दिया हमने तो ये विजातीय स्वर हो गया, इसका सेम स्वर तो है नहीं, तो दूसरा स्वर ई के साथ लगाने पर या बन जाएगा, बताया था अभी। तो आप यहाँ पे देख लो, अपने आप ही देख लेना। यदि लगा है, इसका मतलब छोटी ई की मात्रा सब में, ये बड़ी ई छोटी ई की मात्रा लगी है। अब यहाँ पे अ लगाए, विजातीय स्वर जुड़े हुए हैं। विजातीय स्वर जैसे ही जुड़ेंगे ई के साथ, हमने पहले ही बता दिया था कि उसमें क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। कौन सा या बन जाएगा, ये वाला या बन जाएगा। यानी कि अब या को जब हम ऐसे बोल नहीं सकते तो या के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्वर। तो हमने आ यहाँ पे ये स्वर, जैसे यदि अपि, तो हमने क्या कहा, यद्यपि बोल रहे हैं आप। इत्यादि, तो इत्यादि, यानी कि यहाँ पे देखो ये इत्यादि। नदी अर्पण, नद्य अर्पण। ठीक है, नदी अर्पण को क्या है, नद्य अर्पण, यानी कि द के साथ य लग जाएगा, द के साथ या लग जाएगा। अब यहाँ देखो द के साथ दा पे काय की मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा लगी थी। यहाँ पर दा पे किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा है। और छोटी ई की मात्रा के साथ हमने बता दिया जब उसका विजातीय स्वर जोड़ा जाता है तो ये क्या बन जाता है, इसमें या लग जाएगा, यानी कि मात्रा हट जाएगी और या लग जाएगा। तो ये दा, तो इसका जैसे ये स्वर हटा, ये स्वर ही तो लगा इस पर, तो इसके नीचे हलंत आ जाएगा और इसके साथ या और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये द्या बन जाएगा। दी कैसे बन जाएगा, द्या बन जाएगा। इसीलिए देखो यदि अपि लिखा है तो यदि का क्या बन गया, ये देखो या, दा की ये हट जाएगी मात्रा, इसके साथ या लग जाएगा, बताया था। तो ये यद्य हो गया है, यद्य, और अपि और लगाना है इसके साथ। तो यद्यपि के साथ या के, ये वाला जो या है इसके साथ आ ऑलरेडी लगा हुआ है और इसी में पी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर पी जोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यद्यपि ऐसे हो जाएगा, ये है ना, ये अलंत वाला है तो इसीलिए हो गया। ऐसे ही सेम यहाँ पर है, ये लिखा है इति में क्या होगा, ये मात्रा हटेगी और जब इसकी छोटी की मात्रा ये है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इत्य हो गया। ये चाहे इसे आधा ता बना लो चाहे हलंत लगा के बना लो, बात एक ही है। ये हो गया इत्य। अब ये आदि एक साथ जुड़ जाएगा, तो आदि जब एक साथ जुड़ता है तो आ लगता नहीं है, मात्रा लगती है इसकी, ये मात्रा लग गई और ये हो गया आदि, इत्यादि बन गया। ऐसे ही इसमें नदी में इसकी मात्रा हट जाएगी और दा के साथ क्या लग जाएगा, यादा बन जाएगा और इसके साथ या लग जाएगा, है ना। यही तो बताया था, या बन जाएगा, ये या बन गया, ये ई जो है या बन गया, है ना। मात्रा हटते ही ये लग जाएगा इसमें, तो इसलिए ऐसे इसमें ऊ और आ वाले में ऊ की जगह क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। अब इसमें ऊ की मात्रा हटेगी और ये ना, तो जब मात्रा हटते ही, मात्रा का मतलब स्वर हट गया, स्वर हटते यादा बन गया। जैसे ये आपको बताऊँ, यहाँ पर ये जैसे अनुअय है, अनुअय है। अब इसकी मात्रा हटी तो ये मात्रा हटते ही बिना स्वर का हो गया, बिना स्वर में हलंत लग गया, तो ये हो गया अन, और अन के साथ क्या बना था, वा बन जाएगा, ये वा बन गया। और ये या तो लगेगा ही क्योंकि छोटे आ की मात्रा कोई होती नहीं है, तो ये यहाँ लग जाएगा, तो ये अन्वय हो गया। अब इसको यहाँ पर, इस अन्वय को चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, आधा ना बना दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये ऊ की मात्रा हटाएंगे तो आप तुरंत यहाँ पर क्या करेंगे, ऊ की मात्रा हटाते ही आधा अक्षर बन जाएगा क्योंकि स्वर हट गया, और तभी मैंने कहा स्वर को याद रखना है। ऐसे स्वागत में देखो, स्वागत, सू के साथ आ लगा है, ऊ के साथ आ लगेगा, बताया था, हैं। ऊ के साथ जब आ लगेगा तो ऊ का हटते ही आधा सा बन गया, आधा सा ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है। और फिर क्या होगा, और उसका वा बन जाएगा, बताया था वा बन जाएगा, और आगत और जोड़ दे रहा है, आ और गत, वो आ और गत ये गा है। ठीक है, यानी कि ऐसे करके आ और ये गत बन गया।
तो ये स्वागत हो गया। तो इसी तरह से ये लिखे हुए हैं, इसीलिए इनमें आधे अक्षर जरूर होते हैं, बस इस चीज़ को याद रखना। आप अगर याद करना चाह रहे हैं यण संधि, यण माने टेढ़ी, यण का मतलब समझिए टेढ़ी है, आधा है इसमें अक्षर, मतलब इसमें स्वर नहीं लगा है, इस तरह। अब आते हैं दोस्तों अयादी संधि पर। ये बहुत अलग हैं, इनको आप अपने आप ही समझ जाएंगे। जैसे आप अयादी संधि में ऐसे लिखते हैं आय और फिर आदि, अयादी है ये तो आय लगा है, तो आप समझ जाइए कि जिस भी शब्द को बोलने में आपको आई की आवाज़ आए, आई की आवाज़ आए, अब की आए, आब की आए, तो वो अयादी संधि है। अब ये देखिए, और उसमें क्या है कि जो ये वाले अक्षर होंगे ए आई ओ औ, कितने अक्षर होंगे, स्वर, अक्षर नहीं स्वर होंगे, अक्षर तो हैं ये। ए आई ओ औ, ए आई ओ औ को हटाते ही तो आपका क्या बन जाएगा, ए जैसे ही आप हटाएंगे, ए को हटाते ही आई बन जाएगा, आई को हटाते ही आपका आय बन जाएगा, ओ को हटाते ही अब बन जाएगा, और औ को हटाते ही आव बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आपने ये ए और आ लिखा है, आपने देखा ना पे ए की मात्रा है और आ लगा है, ए और आ लगा है, ए को हटाते ही आई बनना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे न और यहाँ पे आई लगाना है, ऐसे करके आई तो लगाओगे ए की मात्रा हटाते ही, और ना तो न आयन, तो इसे कैसे लिखोगे, नायन, नयन तो लिखोगे, तो आई लगा दिया आपने ए की मात्रा हटाते ही, है ना। तो यहाँ पे यही है, और ऐ जब लगा है तो आपको बताया है ऐ लगेगा तो आई लगेगा, यानी कि ये हो गया नयन, और ये जब आपने लगाया यहाँ पे गए, आई की मात्रा और आ, गायक, गायक बन गया, आय लगेगा ना, गाय, गायक। अब ओ हटाते ही क्या बताया था, अब लगेगा, और अ हटाते ही बताया था आव लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया ओ, यानी कि ओ की मात्रा और आ, पो ओ, तो यानी कि क्या हो गया, पो को हटाते ही अब लगाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पव, अब लगाते ही पव बनेगा, पव, और ना अन और लग जाएगा, यानी कि पवन हो जाएगा। ऐसे आप दिमाग लगाइए। पौ को हटाते ही आपको क्या लगाना, आव लगाना है, यानी कि आप बोलोगे पौ को बना दिया पाव, पौ को क्या बना दिया पाव, अक और जोड़ दीजिए ये वाला, तो हो जाएगा पावक, है ना। आपको यही तो करना है, पौ को हटाते ही पौ की जगह क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप बना देंगे आव लगा देंगे, तो ये आव लग गया, आ की मात्रा पाव, और अक और लगाना है तो आ की कोई मात्रा नहीं, तो ये हो गया पावक। ऐसे करके आप दिमाग लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा ये। तो पवन, पावक, और ये नाविक, देखो आव आ गया यहाँ पे, औ को हटाते ही क्या आव लगना है। अब आपने देखिए नौ, औ को हटाते ही आव लगाना है, तो हमें बना देना नौ को नाव इक, नौ को क्या बना देंगे नाव, आव लगाना है। ऐसे यहाँ पे देखो यही है, यानी कि ऐ को हटाते ही आय लगाना है, तो गए को आपने गाय और अक, इसको ए को हटाते ही आई लगाना है, तो आपको नए, इसको ने को नए बनाना, अन, नए अन बन गया। तो इस तरह से आप इनको याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 तरह की जो संधि हैं, कौन सी, स्वर संधि, वो यहाँ पर अच्छे से समझा दी हैं, और कोशिश मैंने की है कि आपको अच्छे से समझ में आए बिल्कुल, जिससे कि आप अगर एग्ज़ाम में इसको थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ के जाएंगे तो आपको निश्चित ही जो स्वर संधि अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आपको बताऊं स्वर संधि से ही आते हैं, व्यंजन और विसर्ग संधि से कम आते हैं। विसर्ग संधि आप पहचान ही लेंगे, जिसमें विसर्ग लगा हो, कोई भी संधि जिसमें विसर्ग लगा हो आप समझ जाएंगे वो विसर्ग संधि है, और व्यंजन संधि मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।